आज की इस वीडियो में फेब 2025 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर करने वाला हूँ। इससे पहले जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 के इम्पोर्टेंट इवेंट में सबसे पहला आता है महाकुंभ 2025। ये महाकुंभ 2025 कहां पर हुआ? प्रयागराज में। महाकुंभ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कुंभ मेला हर बार 12 साल के बाद देखने को मिलता है, लेकिन ये महाकुंभ जो है 44 ईयर्स के बाद देखने को मिला, इसलिए बड़ा इवेंट माना गया, इसलिए बड़ा है, इसलिए इसे महाकुंभ भी कहा गया। ये खत्म कब हुआ? 26 फेब को, ये लास्ट दिन था इसका महाकुंभ की। अगर हम बात करेंगे लोकेशन, अगर हम बोलेंगे त्रिवेणी संगम प्रयागराज, यानी कि यूपी लोकेशन। आप सभी को पता होगा महाकुंभ के बारे में। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था, ऐसा डाटा हमें बताता है। और 4 फेब 2025 को भूटान के किंग भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे स्नान वगैरह करा था। ये सारे पॉइंट्स आपको जो है पता होने चाहिए महाकुंभ को लेकर। हालांकि कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे चलेंगे, दूसरी तरफ आएंगे, सूरजकुंड मेला 2025 की बात करेंगे। इस बार इसका 38th एडिशन था। ये फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में ऑर्गेनाइज करा गया, फरीदाबाद में था। 38th एडिशन था। इस बार इसके थीम स्टेट्स कौन सी थी? मध्य प्रदेश थी और उड़ीसा थी, है ना। तो बाकी पता आर्टिस्ट आते हैं, कल्चर इवेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताया कि सूरजकुंड मेला जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया? फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में। इस बार 38th इसका एडिशन था। और इस बार जो थीम स्टेट्स थी वो थी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं। फेब के मंथ में आपको बजट भी देखने को मिला, और बजट 2025 के हाइलाइट्स आपके सामने ला रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहती है। प्रेजेंट किसने करा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे। 1 फेब को तभी इसको फाइनेंस डे के नाम से भी जाना जाता है, बजट डे के नाम से भी जाना जाता है। इस बार जो इनकम के बारे में, टैक्स के बारे में कहा गया था, 12 लाख तक की इनकम है तो किसी तरह के टैक्स वगैरह को देने की जरूरत नहीं है। ये पहला पॉइंट। 12 लाख तक का नंबर आपको याद रखना है कि इससे कम, इससे ज्यादा को तो टैक्स देना, वरना टैक्स नहीं देना है। कैपेक्स की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना सेट कर गया था इस बार? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 11.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार सेट करा गया था। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ये वो खर्चा जो सड़कों पे, ब्रिजेस पे, रेलवे ट्रैक्स पे खर्चा करते हैं, पावर पे जो खर्चा किया जाता है, उसका बजट आपको देखने को मिल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात करेंगे। ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च करी गई? 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स। ये वो डिस्ट्रिक्ट चुनेगी जहाँ पे, मतलब जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना से आपको समझ आ रहा होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर सही से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो वहाँ के सीड्स फार्मिंग को हेल्प करा जाएगा, सपोर्ट करा जाएगा। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो लॉन्च करी गई। 20,000 करोड़ जो है वो दिया गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे। वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो फास्ट भी है और वेस्टेज भी कम करते हैं। 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड, जहाँ पे स्मार्ट सिटीज की बात करेंगे, अर्बन सिटीज की बात करेंगे और बेहतर बनाने के लिए फंड देखने को मिला। 22 लाख जॉब का टारगेट सेट करा गया और एमएससी एमए क्रेडिट रिफॉर्म्स लाए गए। उड़ान स्कीम पे एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड करा जाएगा। ये सब कुछ मेन पॉइंट बजट में देखने को मिले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते, सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चलेंगे। तो रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से कट करा गया, 6.5% से 6.25% तक लेकर चले गए। मतलब जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देने का काम करता है, वो रेट वगैरह इस पर आपको कम देखने को मिले, जिसका बेनिफिट होगा कि बिजनेस को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लोन्स वगैरह लेना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट जो कम कर देता, 6.5% से कम करके 6.25% तक लेकर आ गए। और पहला कट आपको देखने को मिला 5 सालों में। उसके बाद दूसरा अपडेट आएगा, जीडीपी ग्रोथ जो 6.9% से 6.7% तक की बताई गई, जो सिचुएशंस पूरे वर्ल्ड में चल रही उनको देखते हुए। डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक नया डोमेन आपको देखने को मिला, बैंक.इन डोमेन। ये ऑथेंटिकेशन के लिए दिया गया, यानी कि आप पेमेंट्स, इंटरनेशनल पेमेंट करते हो, इंडियन बैंक इस डोमेन को यूज करेंगे सो दैट फ्रॉड से बचा जा सके। बैंक.इन का डोमेन नेम उनको दिया गया था। तो ये कुछ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को या आरबीआई से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मैंने शेयर करे। इन्वायरमेंट और साइंस की कैटेगरी में आपको बताऊंगा तो 4 न्यू रामसर साइट्स फेब के मंथ में ऐड करेगी, जिसके अकॉर्डिंग टोटल 89 साइट्स बन चुकी थी, जिसमें उडवा लेक झारखंड की देखने को मिलेगी, ये कैचपोरली वेटलैंड सिक्किम का देखने को मिलेगा, सकार कोटाई बर्ड सेंचुरी और तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की देखने को मिलेगी। ये 4 नई रामसर साइट्स इस बार ऐड करी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा वल्चर काउंट आपको देखने को मिला, वल्चर की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली, और ये नंबर 12,981 पहुंच गया था। पिछली बार से 2,136 2136 ज्यादा आपको वल्चर काउंट इस बार देखने को मिला था। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पे 7 स्पीशीज वल्चर की देखने को मिलेंगी।
4 वहीं कर रही हैं और 3 जो है माइग्रेटरी जो बाहर से होकर वहां पे आती है विजिट करने के लिए। इस तरह से 7 स्पीशीज आपको मध्य प्रदेश में वल्चर की देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वल्चर काउंट सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर देखने को मिला, मध्य प्रदेश में देखने को मिला। फिर बिग कैट अलायंस भी स्टार्ट कर दिया गया था जनवरी एंडिंग में, जैसे कि आईबीसीए की बात करेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करेंगे, इसको 2023 में इंडिया ने लॉन्च करा था, जिसका काम था कि 7 जो मेजर बिग कैट स्पीशीज है जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पुमा की बात करेंगे, इनको जो है हमने बचाना है, इनको कंजर्व करना है, इसके लिए लॉन्च करा गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में। लेकिन अब 2025 की बात करेंगे, जनवरी एंडिंग की बात करेंगे, इसे फाइनली ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ इंटरनेशनल लीगल एंटिटी बन चुकी है, जो कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये आपके लिए एक नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। जनवरी 2025 की बात करेंगे, सबसे गर्म जनवरी का मंथ, वार्मेस्ट जनवरी मंथ आपको अभी तक का देखने को मिला। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आता है कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे। इन्होंने इंडिया का पहला इंडिया में बना हुआ ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका इनॉग्रेशन करा एम्स न्यू दिल्ली में। ये जो ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जिसका नाम रखेगा सृजनम, ये CSIR NIIST के द्वारा डेवलप करा गया। NIIST मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो अगर मैं इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की बात करूंगा, एम्स दिल्ली में इसको इंस्टॉल करवाया गया। फिर फेब के मंथ में दिल्ली में इलेक्शंस भी हुए, कुछ इंपोर्टेंट हाइलाइट्स। 8 फेब को इसका रिजल्ट देखने को मिला था एक्चुअली में, तो 60.42% का वोटर टर्नआउट देखने को मिला, बीजेपी को मेजोरिटी मिली, 48 सीट्स बीजेपी वहां पर जीत कर आया था। टोटल 35 सीट्स चाहिए थी, बट बीजेपी 48 सीट्स वहां पर विन करके आया था और आपको 22 सीट मिलती, कांग्रेस को किसी भी तरह की सीट वहां पर नहीं मिलती है। रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी को बिलोंग करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनती है दिल्ली की। बीजेपी के जो मेन विनर्स रहे, कुछ हालांकि 48 सीट थी, बट जो बड़े नाम थे जिसमें प्रवेश की बात करेंगे, प्रवेश सिंह जी की जो पहले चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट माना जा रहा था, विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा, बड़े नाम रहे बीजेपी के। आपकी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन, इन अपनी सीट बचा ली। लेकिन जो बिग डिफीटर्स रहे, हारने वाले, जैसे अरविंद केजरीवाल जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे, मनीष सिसोदिया, संदीप दीक्षित, कांग्रेस के बड़े बड़े नाम जो इस बार हार चुके थे। रेखा गुप्ता की बात करेंगे, दिल्ली सीएम बनती हैं और रामलीला मैदान में 20 फेब को शपथ लेती है और पहली बीजेपी की सरकार बनती दिल्ली में 27 सालों के बाद। ये कुछ मेजर अपडेट्स थे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस को लेकर। अब आगे चलेंगे, फेब मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट करा जाता है, बजट डे भी इसी दिन होता है। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करा जाता है। 28 फेब को नेशनल साइंस डे होता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को देखने को मिलता है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब को। अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे और साथ ही साथ मिजोरम का फाउंडेशन डे, इन दोनों का फाउंडेशन डे 20 फेब को देखने को मिलता है। ये रहे फेब मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो भी आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कवर कर लेते हैं। जैसे मोहन बागान सुपर जायंट की बात करेंगे जो फुटबॉल की कैटेगरी में आता है। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 के टाइटल किसने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट ने ये टाइटल जीता था। सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, एक बार फिर से इंडिया जो है इसका विनर रहा। इंडिया ने जो है वो साउथ अफ्रीका को फाइनल में डिफीट कर था। कुआलालंपुर यानी कि साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, इनको बीट करने के बाद, मलेशिया की बात करेंगे, इनको बीट करने के बाद इंडिया जो है ICC वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल अपने पास इंडिया दोबारा से रखा था। प्रज्ञनंदा की बात करेंगे, चेस में आपने नाम जरूर सुना होगा, बार बार रिपीटेड नाम सुना होगा। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का टूर्नामेंट ये जीत चुके हैं। गुलबीर सिंह की बात करेंगे, इन्होंने 3000 मीटर यहाँ पे लिखो, इसका नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करा था यहाँ पे बोस्टन में, यहाँ पर जो हुआ था इवेंट, जहां पे इन्होंने टाइम आपके सामने है 7 मिनट 38 सेकंड का टाइम 38 का टाइम आपको देखने को मिल रहा है। ये टाइम पहले जो था वो 7:49 का रिकॉर्ड था। सुरेंद्र सिंह जी की बात करें, 2008 का इस रिकॉर्ड को उन्होंने इस बार तोड़ा है। पहली बार ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में होने जा रही हैं, वो रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया में होने जा रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस कैटेगरी की बात करेंगे, इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था दर्मा गार्जियन और ये 6th एडिशन था, ये हुआ जापान में ही था। इंडिया इजिप्ट के बीच में भी एक्सरसाइज हुई, साइक्लो 2025, ये राजस्थान में हुआ और ये 3rd एडिशन था। इंडिया ने 100 गीगावाट सोलर माइलस्टोन जो है वो अचीव कर इसको क्रॉस कर दिया। प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगाया गया था अंडर आर्टिकल 356 वहां की कंडीशंस को देखते हुए।
तो फेब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ये टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मार्च 2025 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।